जी, तो आज का पहला क्वेश्चन है। सभी को नमस्कार, स्वागत है सभी का आज के सेशन में। सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। ठीक है, चलो। कह रहा कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। कैसे सहमत हूं? अंशतः सहमत हूं। आंसर करके बताओ क्या होगा। कौन सा यहाँ पे क्या है? बोल सर कौन सा क्रिया विशेषण पूछ रहा है? कौन सा क्रिया विशेषण है बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। कालवाचक, स्थितिवाचक, रीतिवाचक, या फिर आपका स्थानवाचक, परिमाणवाचक। देखिए, आपने पूछा कालवाचक में क्या समय पूछता है, क्रिया के होने का समय बताता है। रीति में आपका क्रिया के होने का तरीका बताता है। स्थान में स्थान और दिशा बताता है, स्थान या दिशा। और परिमाण में माप और तौल बताता है, मतलब माप बताएगा, मात्रा बताता है, क्रिया के होने की मात्रा। अब इससे पूछो मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं। मैंने कहा सहमत हो, ये क्रिया है। सहमत होना क्या है? क्रिया है। मैंने पूछा भैया कितना सहमत हो, तो कह रहा अंशतः सहमत है। मैंने क्या पूछा? मैंने कहा कितना सहमत हो, तो ये कह रहा कितना क्या? अंशतः सहमत है। इसका मतलब जैसे ही पूछा कितना, यानी कि आप मात्रा ही तो पूछ रहे हो। तो जब क्रिया की मात्रा पूछोगे तो क्या होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर डी ठोक दीजिएगा। कह रहा कि आलंबन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है बताइएगा। ऐसे लिखेंगे। चलिए, तो किसकी बात कर रहा है? चेष्टाओं की बात कर रहा है। ये मैं क्वेश्चन बहुत पहले आप लोगों को शायद करवा चुका हूं। तो रस के अंग की अगर बात करें, रस के अवयव की बात करें, कितने होते हैं? तो आप बोलो सर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? विभाव है, अनुभाव है, संचारी भाव है, और आपका स्थायी भाव है। स्थायी भाव है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भरत मुनि ने अवयव कितने माने हैं? 3 माने हैं। अब देखो, जो विभाव होता है ये क्या है? बोलो सर विभाव। ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आलम्बन विभाव, एक होता है आलम्बन विभाव, और दूसरा क्या होता है? बोलो सर दूसरा होता है उद्दीपन विभाव। ठीक है, आलम्बन का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं? ये जागृत करने का काम करते हैं। स्थायी भाव को जागृत करते हैं और ये तीव्र करते हैं। ठीक है, स्थायी भाव को तीव्र करते हैं। अनुभाव क्या है? ये आपकी शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। ये क्या होती हैं? शारीरिक चेष्टाएं होती हैं। ध्यान से समझिएगा, ये शारीरिक चेष्टाएं हैं, मतलब शारीरिक हरकतें। अब कह रहा आलम्बन तथा उद्दीपन द्वारा, आलम्बन और उद्दीपन द्वारा स्थायी भाव जागृत हो गया, तीव्र हो गया। द्वारा आश्रय के हृदय में, आश्रय के हृदय में मतलब एक आलम्बन के 2 भेद होते हैं, एक आश्रय एक विषय। आश्रय जिसके हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, जो शारीरिक हरकतें होती, शारीरिक चेष्टाएं होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है भैया? उन्हें अनुभाव कहा जाता है। और ये जो अनुभाव होते हैं ना ये 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है कायिक, जो जानबूझकर हरकत की जाती है। एक होती है सात्विक, जो अपने आप हरकत हो जाती है। 8 भेद होते हैं सात्विक के। एक होती है आपकी मानसिक या वाचिक बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक होता है आहार वेशभूषा जिसमें होता है। ये 4 होते हैं, याद रखिएगा। बताओ समझ में आया क्या सभी को? बहुत बढ़िया। कह रहा कि रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? जो रसों को उदित करती है और उद्दीप्त करती है। उदित का मतलब होता है जागृत, और उद्दीप्त का मतलब क्या होता है? तीव्र। ठीक है, तो कह रहा कि ऐसी कौन सी सामग्री है? अरे मेरे भाई, विभाव का क्या काम होता है? एक होता है आलम्बन और एक होता है आपका उद्दीपन। तो उद्दीपन क्या करेगा? उद्दीपन उद्दीप्त करेगा, आलम्बन उदित करेगा, मतलब जगाएगा, और ये तीव्र कर देगा। तो पूछ रहा है कि उस सामग्री को क्या कहते हैं? उसी सामग्री को विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? उसको विभाव कहते हैं। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। संचारी भाव की संख्या 33 होती है, याद रखिएगा। स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। टोटल देखोगे तो 11 होती है। ठीक है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, ये तेरा शिशु जग है उदास पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है बताइएगा। चलो जी, कमेंट करेंगे सभी लोग। अंकित राजपूत जी, आकाश यादव जी, और कौन है भाई? मिस्टर सिद्धार्थ भाई साहब, रेनू है, अब्दुल कादिर साहब हैं, अंकित राजपूत जी हैं। सभी लोग आंसर करेंगे। आंसर जरूर करते रहना। लाइक शेयर मुझे नहीं चाहिए। लाइक करो नहीं करो डजंट मैटर, शेयर करो नहीं करो डजंट मैटर। आंसर अपने देते रहना। मैं आपके आंसर देख करके खुश हो जाऊंगा, मैं उधर नजर ही नहीं डालूंगा। चलिए बताइएगा, ये तेरा शिशु जग है उदास, इसमें से कौन सा अलंकार? यमक अलंकार जब शब्द की आवृत्ति हो, अर्थ अलग अलग हो। क्या यहाँ पे शब्द की आवृत्ति हो रही है? उपमा अलंकार में आपको खूब अच्छे से पता है कि सा होता है, सी होता है, से होता है, सम होता है, सरिस होता है, सरिस होता है, समान होता है, समान, ठीक है ना, सदरस होता है। ऐसे शब्द आपको मिलते हैं। बचा कौन सा? बोलो सर तेरा, ये तेरा शिशु। शिशु को क्या बता रहा है? जग बता रहा है।
जग है उदास। शिशु को जग बता रहा है, तो जहां उपमेय को उपमान बताए वहां क्या होता है, रूपक अलंकार होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहस सका, न रो सका और ना ही हंस सका, बिहस सका। उपरोक्त उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है बताइए। गयमक है, विरोधाभास है, अनुप्रास है, विप्सा है। आंसर करेंगे सभी। क्या बात है, कहते क्या मुजस्सिमा आप न्यू स्टूडेंट। हाँ हाँ मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूं। आप बताओ क्या होगा, आंसर बताओ जल्दी से। कह रहे हैं आप न्यू स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, गजब आंसर आ रहे हैं आपके। चलिए, कह रहा आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका और ना बिहस सका। तो ऐसी अद्भुत बोला थी, ना रो ही सका और ना बिहस सका, मतलब एक दूसरे के रोना और हंसना एक दूसरे के विलोम है, विपरीतार्थक है, विरोधी है। तो आंसर क्या होगा, विरोधाभास अलंकार। ठीक है जी। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, यहां वर्णों की आवृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है। विरोधाभास अलंकार में विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। कह रहा हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक कौन है भैया बताइएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, प्रेमचंद। देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर आप बात करोगे तो इनके कई सारी रचनाएं मैं लिख सकता हूं, जैसे इन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका रचना लिखी है। इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा है, उद्भव और विकास लिखा है, याद रखिए। ठीक है। इन्होंने पुनर्नवा लिखा है, पुनर्नवा। इन्होंने आलोक पर्व लिखा है, आलोक पर्व, जिसके लिए इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोलते हैं आपका अशोक के फूल लिखा है, अशोक के फूल, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अशोक के फूल लिखा है। इन्होंने भैया अनाम दास का पोथा लिखा है, अनाम दास का पोथा लिखा है। ठीक है, पोथा। इन्होंने क्या लिखा है, बाण भट्ट की आत्मकथा भी लिखी है, बाण भट्ट की आत्मकथा इन्होंने लिखी है, ध्यान रखिएगा। आप आते हो धर्मवीर भारती पे। धर्मवीर भारती ने सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा लिखा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। स्वर्ग और पृथ्वी लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी। चांद और टूटे हुए लोग, चांद और टूटे हुए लोग। ठंडा लोहा, ठंडा लोहा। और इनकी एक रचना है जिसका नाम है कनुप्रिया, कनुप्रिया। ये भी पूछी जा चुकी है, याद रखिएगा। ये सब किसकी रचना है, ये सब इन्हीं की रचना है। ठीक है। 7 गीत वर्ष, सपना अभी भी लिख लीजिएगा, 7 गीत वर्ष, सपना अभी भी, सपना अभी भी। और एक इनकी रचना और है, अद्यतन, अद्यतन, आज तक, अद्यतन। ठीक है। धर्मयुग किसकी है भाई, धर्मवीर भारती जी की ही है। सी वाला आंसर याद रखिएगा सभी लोग। एक बार सभी लोग, क्या बात है, एक्सप्लेन करने लगो तो कहते हैं आप चलो यार हो गया बस, अब बोर हो रहा है क्यों। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने तुलसी के प्रामाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी बताई। 12 है, 10 है, 8 है, 11 है। तो जब आप इनकी बात करते हो तो इन्होंने सबसे पहला प्रामाणिक ग्रंथ जो माना है वो आपका कौन सा माना है, बोले सर रामचरितमानस, रामचरितमानस। इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। ठीक है। रामलला नच्छू, रामलला, इनकी कई सारी रचनाएं हैं, मैं बता देता हूं ऐसे ही, ध्यान रखना, बहुत सारी हैं। ए वाला आंसर राइट होगा। इसमें लिखना चाहो लिख लो, जैसे आपकी वैराग्य संदीपनी है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, रामलला नाचू है, बरवे रामायण है, और आपका रामाज्ञा प्रश्न है। ठीक है। आप भी कहाँ कम है हिंदी में सर। और उसके बाद कवितावली है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है, विनय पत्रिका है, ये सारे लिख लीजिएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। कह जंगल जहां से शुरू होता है, उपन्यास के रचयिता कौन है बताइएगा। जंगल जहां से शुरू होता है, भीष्म साहनी की रचना है तमस। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, खाली बसंती है।
चीफ की दावत, चीफ की दावत, ये सारी रचनाएं आपसे पूछता है। ठीक है, ये संजीव भाई साहब हैं जिनको 2023 में क्या मिला है, एक इनकी रचना है मुझे पहचानो, ये यूपी के ही रहने वाले हैं, प्रतापगढ़ के। मुझे पहचानो के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको नवाजा गया है। इनकी हालांकि और भी रचनाएं हैं। तो कह रहा जंगल जहां से शुरू होता है, ये किसकी रचना है बताओ। आंसर नहीं आ रहा है भैया किसी का, ऐसे काम चलता है क्या? जितने लोग हो उतने लोग आंसर करो, थोड़ी देर के लिए केसरी बन जाओ, ठीक है। या बॉर्डर मूवी वाले वो क्या बोलते हैं, बॉर्डर मूवी आई थी ना, उसमें क्या नाम था उसका, सन्नी देओल किसका रोल कर रहे थे, मेजर कुलदीप। 120 लोग थे, पूरी उधर बटालियन थी, थोड़ी देर के लिए बन जाओ यार मेजर कुलदीप, ठोकते रहो आंसर सभी लोग। तो यहाँ ये किसकी, जंगल जहां से शुरू होता है, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त संजीव जी का है, जो कि यूपी के रहने वाले हैं। डी वाला आंसर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि आग और राग का कवि किसे कहा जाता है, कोई बताएगा? माखनलाल चतुर्वेदी को क्या कहा जाता है? भारतीय आत्मा, इनको भारतीय आत्मा कहा जाता है। भारतीय आत्मा कहते हैं, या आप इनका और क्या नाम है, एक भारतीय आत्मा कहिएगा तो और अच्छा रहेगा। 1 मिनट रुकिएगा, इनका जरा हम जवाब देते हैं भाई, वरना ये नाराज हो जाएंगे हमसे। चलिए, तो क्या बोलेंगे, एक भारतीय आत्मा, यहाँ पे एक और लगा लीजिएगा, एक भारतीय आत्मा किसे, इन्हें कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद है नागार्जुन साहब है, निराला है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और रामधारी सिंह दिनकर है। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है बताइएगा, आंसर करिएगा सभी लोग। चलो, इनकी कई सारी रचनाएं हैं, लिख लीजिएगा, चाहो तो लिख लेना। जैसे रेणुका है, किसकी रचना है, बोलो सर, रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। और ये वीर रस के कवि हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी रचना है एक हुंकार, रसवंती, क्या बोलेंगे, रसवंती, ये भी किसकी रचना है, ये भी रामधारी सिंह दिनकर साहब की रचना है। इनकी एक रचना है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र मिलती है। द्वंद्व गीत मिलती है, द्वंद्व गीत याद रखिएगा, द्वंद्व गीत, ये भी किसकी है, बोलो सर, ये भी आपके रामधारी सिंह दिनकर साहब की है। धूप और छाह याद रखिएगा, धूप और छाह, ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। उसके बाद इनकी रचना है रश्मि रथी, रश्मि रथी, ये भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। हालांकि आग और राग ये रामधारी सिंह दिनकर का ही उपनाम है। जैसे सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, जैसे इनको जयशंकर प्रसाद को झारखंडी कवि, छायावाद का प्रवर्तक कहा जाता है, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी को मतलब हारावादी कवि कहा जाता है। तो भारत की आरती, भारत की आरती ये किसकी रचना है बताइएगा? शमशेर बहादुर सिंह, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी, बोलो सर, ग्राम है, 1912 में आई थी। अंतिम महाकाव्य इनका कामायनी है। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, चाहो तो लिख लो, आती रहती हैं, पूछता रहता है। झरना है, आंसू है, ये तो खैर पुरानी हो गई। आंसू है, तितली है, ये बहुत कम पूछता है। आपसे ये रचना पूछेगा ऐसे, जैसे ध्रुव स्वामिनी है, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? स्कंद गुप्त भी कई बार पूछा है, स्कंद गुप्त, स्कंद गुप्त किसकी रचना है, ठीक है ना। चंद्रगुप्त भी पूछता है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त पूछता है। और क्या बोलते हैं आपका, एक बड़ी प्यारी सी रचना है इनकी, जनमेजय का नागयज्ञ, जनमेजय का नागयज्ञ, ये भी खूब पूछता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, नागयज्ञ, ये भी खूब आता है, ये इनकी है सब। अच्छा, इधर आ जाओ, क्या कहते हैं, भारत की आरती, ये शमशेर बहादुर सिंह एक हुए हैं आपके, क्या नाम है इनका, ये शमशेर बहादुर सिंह है। ये वही शमशेर बहादुर सिंह हैं जिनको चुका भी हूं मैं, सुना होगा आपने, चुका भी हूं मैं नहीं। 1977 में इनको क्या मिला था, 1977 में चुका भी हूं मैं नहीं, ये इनका काव्य है। इसके लिए इनको 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह। क्लियर है सभी को? अगर अगला क्वेश्चन देखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान, तीनों से किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया से समझिएगा, अच्छे से आंसर करके बताइएगा सभी लोग। देखो, अगर आप बात करोगे रामधारी सिंह दिनकर की, तो इनकी रचना का नाम है
संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृत के 4 अध्याय, ठीक है। इसके लिए इनको क्या मिला है, इसके लिए इनको 1959 में क्या मिला था, इधर लिख देता हूं, 1959 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आप लोग आंसर बताओ, ये आंसर नहीं है, मैं इनका एक्सप्लेन कर रहा हूं बस। उसके बाद इनकी एक रचना है उर्वशी, 1972 में ज्ञानपीठ मिला है, ज्ञानपीठ मिला है, लेकिन इनको व्यास सम्मान नहीं मिला है, इनको व्यास सम्मान नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद 1995 में 1995 में कुंवर नारायण की एक रचना है जिसका नाम क्या है, कुंवर नारायण की रचना कोई दूसरा नहीं काव्य है, कोई दूसरा नहीं, ये काव्य है इनका, 1995 में, ठीक है। 1995 में इनको साहित्य, इसके लिए इनको क्या मिला था, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी, ठीक है। बाकी इनको अलाका सलाका नहीं दिया गया है। उसके बाद भाई साहब कौन आते हैं आपके, नरेश मेहता साहब आते हैं, ध्यान दीजिएगा, कौन आते हैं, नरेश मेहता। इनकी एक रचना है जिसका नाम है क्या बोलते हैं, इनका ईयर है देखो 1988 में, 1988 में इनकी एक रचना है जिसका नाम है अरण्या, आपने सुना होगा। अरण्या के लिए इनको साहित्य अकादमी मिला था, क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1992 में चूंकि यहाँ पे अब संपूर्ण साहित्य के लिए दिया जाता था ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। और शायद 1992 में ही या 1998 में, 1988 में ही इनको सलाका सम्मान मिला है, सॉरी माफ करना, व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान से नवाजा गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो जाता है, बढ़िया गहराई की जानकारी वाला हो जाता है कि ये जो नरेश मेहता जी है ना, नरेश मेहता जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ और व्यास भी मिला है। भीष्म साहनी जी को भी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। समझ में आया क्या, बताएंगे एक बार, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो वरना कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ना जोड़ते हैं, अब जोड़ते हैं, पन जोड़ते हैं, पा जोड़ते हैं, जैसे जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में, अच्छा जैसे आपने कहा बूढ़ा, तो यहां से निकाला गया बूढ़ा और उसके बाद आपा जोड़ा गया, ये बन गया बुढ़ापा, क्या बना, बुढ़ापा। अच्छा भाववाचक संज्ञा बन रही है, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, बच्चा प्लस पन, ये बचपन हो गया, ये भी भाववाचक संज्ञा बन रही है। अब कोई भाववाचक संज्ञा जिसके अंत में ये सब जुड़ा हो, ठीक है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, आव, आपने कहा चुनना से चुन निकाला और आव लगाया, तो ये क्या बन गया, बोलो सर ये चुनाव बन गया, चुनाव हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कौन सी मतलब कौन सा लिंग है, देखो बुढ़ापा में भी पुल्लिंग है, बचपन में भी पुल्लिंग है, चुनाव में भी पुल्लिंग है, मतलब ये सभी क्या है, पुल्लिंग है, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा, खत्म कहानी। क्वेश्चन अगला देखिएगा, क्या कह रहे हो भैया, संपूर्ण साहित्य फिर से क्वेश्चन लिखो कमेंट में, पढ़ नहीं पाया। कह रहा है कि भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे परमानंद, ये क्या हुआ, आपने सुना होगा, खूब प्रचलित था, सुना है नहीं सुना है, हे प्रभु, हे परमानंद, ये क्या हुआ, तूने ये क्या किया, आंसर करो। बहुत बढ़िया, शानदार आंसर आते हुए आपके, बड़ी मेहनत करता हूं आपके कंटेंट के लिए, इसको जाया मत जाने दीजिएगा। कहते नहीं हे भगवान, ऐसे कहते ना, हे भगवान, हे भगवान तू कहां है, या अल्लाह तू किधर है, ऐसे कहते नहीं है। तो भगवान ईश्वर के लिए मतलब क्या करते हो आप, तू का प्रयोग करते हो, निकटता सूचित करने के लिए, मतलब जिसको आप ज्यादा प्रेम करते हो उसको आप कहते हो तू कहां है,
अगला क्वेश्चन, संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ कब से दिया जाता है? संपूर्ण साहित्य के लिए 1982 के बाद संपूर्ण साहित्य दिया जा रहा है, संपूर्ण साहित्य के लिए। शैलेंद्र जी, अच्छा आप चेक कर रहे हो मुझे, मैं समझ गया। ऐसे क्वेश्चन कोई ऐसे नहीं पूछता है, वो चेक करने के लिए पूछता है, मैं समझ गया शैलेंद्र। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है बताइएगा? मैं समझ गया दोस्त, क्वेश्चन का तरीका बता देता है कि बंदा चाहता क्या है। 100% बता रहा है, 8 साल का एक्सपीरियंस है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, यहाँ पे कौन सा काल होगा? तो आपने जैसे ही कहा वह आई हो, ये क्या हो जाएगा? बोलो सर ये आपका संभावना लग गई, ठीक है। और उसे दे देना ये क्या हो गया? बोलो सर ये आपका क्या कहते हैं, ये आपका वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान की बात कर रहा है। तो दोनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा? संभाव्य वर्तमान। अगर आपको संदिग्ध वर्तमान पहचानना है तो ऐसे करते हैं, देखो देखना, रहा होगा और रही होगी, ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, या फिर रहे होंगे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। अगर ऐसे भी नहीं मिल रहे हैं तो फिर ऐसे मिलेगा, ता होगा, ती होगी, या फिर ऐसे शब्द मिलेंगे, ते होंगे, ठीक है, ते होंगे। उसके बाद तात्कालिक वर्तमान में क्या होता है? रहा है, अपूर्ण वर्तमान बोलते हैं इसको, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे मिलेंगे। या फिर रहा हूं, रही हूं, ऐसे शब्द आपको देखने को मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सामान्य वर्तमान में ऐसे ता है, ती है, ते हैं, ते हैं, ऐसे शब्द आपको देखने को मिलेंगे। एक बार आंसर करिएगा सभी लोग, क्या सभी को क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। वेरी गुड जी। चलिए अच्छा आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत। अच्छा ये बता चुका हूं क्या? ओए होए, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया अंशतः वाला, यही वाला कर दिएगा परिमाणवाचक, ठीक है। इसीलिए मैं 36 क्वेश्चन लाया था। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। कोई बात नहीं शैलेंद्र, मजाक कर रहा था मैं, थोड़ी सी आदत है मजाक करने की, कर लिया। दिल पे मतलब मेरे भाई, छोटे भाई हो बड़े भाई हो मेरे, टेंशन मतलब, चिल मार के पढ़ाई करो बस, आंसर करते रहो, दैट्स इट। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं किया गया है? किसके लिए? देखो किसने? चोर ने, चोर क्या है? कर्ता कारक। किसके लिए? धन के लिए, धन क्या है? संप्रदान कारक। किससे? हथियार से, धारदार हथियार से, धारदार हथियार क्या है? करण कारक, ठीक है। किसकी? व्यवसायी की गर्दन, व्यवसायी की गर्दन क्या हो गई? बोलो सर ये संबंध कारक है, संबंध कारक। धड़ से अलग कर दी, धड़ से देखो अलग हो रही है, ये क्या हो गया? अपादान कारक। आंसर क्या बनेगा आपका? देखो कर्ता कारक है, इसमें है ही नहीं, संप्रदान कारक है, इसमें है ही नहीं। उसके बाद कह रहा इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंध कारक का प्रयोग हुआ है, करण कारक का प्रयोग हुआ है, अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, लेकिन अधिकरण कारक का प्रयोग कतई नहीं हुआ है। तो डी वाला आंसर आपका राइट होगा। अधिकरण में आपकी विभक्ति होती है में और पर, तो में और पर विभक्ति का कहीं प्रयोग हुआ ही नहीं है, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्द का सही समास वाला विग्रह है, बताइएगा। त्रिगुणातीत का विग्रह क्या होगा? चलो एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आपका अपादान तत्पुरुष, सॉरी हाँ अपादान तत्पुरुष होगा, आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। कह रहा त्रिगुणातीत, तीनों गुणों से तीत है, अतीत है, अलग है, दूर है, परे है। तो जब चीज कोई दूर जाती है, परे जाती है, अधिक जाती है, अलग जाती है, वहां क्या होता है? वहां पे आपका अपादान तत्पुरुष होता है। तो जो तीनों गुणों से परे हो, जो तीनों गुणों से अलग हो, उसे क्या बोलते हैं? अपादान कारक, त्रिगुणातीत बोलते हैं। वाचस्पति किस समास का समस्त पद है, बताइएगा। चलो मैं इसका बता देता हूं, वह जो वाक के पति हैं, ये आएगा। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे होगे बहुत सारे तत्पुरुष समास लिखे हुए, जैसे नंग तत्पुरुष लिखा है। इसमें क्या होता है? इसमें देखो जैसे ना हो गया, ओ सॉरी आपका आ हो गया,
जैसे आपका एक उपसर्ग आता है, आ उपसर्ग हो गया, ठीक है, अन उपसर्ग हो गया, अन उपसर्ग हो गया, अन उपसर्ग हो गया, ऐसे उपसर्ग आते हैं और इनका जो विग्रह करने पर ना निकलता है। जैसे आपने कहा अज्ञान, ध्यान से समझिएगा, जैसे आपने कहा अज्ञान, तो इसका जब विग्रह करोगे तो क्या लिखनेगा, ना ज्ञान। आपने कहा अनजान, तो इसका विग्रह करोगे क्या निकलेगा, ना जान। समझ गए। अलुक में क्या होता है, इसको जब आप तोड़ोगे तो यहां से निकलेगा आ प्लस लुक। अच्छा, आ मतलब क्या हो गया, नहीं। लुक मतलब क्या हुआ जानते हो, वो तुम्हारा लुक नहीं, लुक मतलब लुक्का छिपी खेले हो क्या। सुनीता देवी बातें मत करो भाई, कौन कौन बातें कर रहा है, हिंदी सब खोपड़ी से कौन, जारा जी आंसर करो, बातें मत करो, डिस्टर्ब होते हैं बातें करने से। अगर फास्ट आंसर ना करो तो रॉन्ग होने का चांस कम हो जाता है। अच्छा कोई बात नहीं, अब इधर आ जाओ। लुक्का छिपी किसने किसने खेला, हाथ उठाओ, बचपन में सब नहीं खेला होगा बेसिकली। किसने किसने लुक्का छिपी खेला है बचपन में, सब लोग बताओ। तो लुक का मतलब क्या होता है, लुक मतलब होता है छिपना, कहीं जाओ लुक जाओ, तो छिपना होता है इसका मतलब। और यहां कह रहा है नहीं, तो मतलब नहीं छिपना, क्या नहीं छिपना, तत्पुरुष में क्या होता है, बोल सर तत्पुरुष में होती है विभक्ति। अब इसको भी ले आओ साथ में। तो नहीं छिपना विभक्ति, मतलब विभक्ति का ना छिपना क्या कहलाता है, अलुक तत्पुरुष कहलाता है, ध्यान रखिएगा। मतलब किसी ना किसी कारणवश इसमें जो विभक्ति होती है वो सामने रहती। जैसे आपने कहा युधिष्ठिर, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, युधिष्ठिर कह दिया आपने, ठीक है, युधिष्ठिर। जैसे आपने कहा खेचर, आकाश में चलने वाला। जैसे आपने कहा वसुंधरा, वसु को धारण करने वाली। जैसे आपने कहा मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। ये जितने भी हैं वैसे ये बहुवरी समास में है, वैसे बहुवरी समास भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके अलुक तत्पुरुष होंगे। ये दो बातें ध्यान रखना जो मैंने आपको बताई। एक चीज और याद रखना, मान लो इसमें नंगे तत्पुरुष नहीं है, ऑप्शन में नंगे तत्पुरुष नहीं है, तब आप क्या करोगे, अव्ययी भाव समास करोगे। और इधर ये जो शब्द लिखे हैं इसमें नंगे तत्पुरुष नहीं, तो आप बहुवरी समास करोगे। वाचस्पति में क्या होगा, अलुक तत्पुरुष होगा। डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये 100% क्वेश्चन आपका पूछे जाने योग्य है यूपीडब्ल्यूएससी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही तत्पुरुष समास के विग्रह का विकल्प है। ठकुर सुहाती, इसका समास विग्रह क्या होगा, ठाकुरों से सुहाना, ठाकुरों जैसी, ठाकुरों द्वारा नापसंद की गई, ठाकुरों के लिए रुचिकर बातें, और इनमें से कोई नहीं। आंसर करिएगा। अरे भाई जारा सुधर जाओ, बातें मत करो, मैं देख रहा हूं बहुत कमेंट करके डिलीट कर रही हो। जारा की मैं एक जैकेट पहनता था बहुत पहले, बड़ी अच्छी थी, तो आप भी अच्छी होंगी। इसका मतलब थोड़ा सा संस्कारों का परिचय दीजिए, अच्छे से क्लास करिए, ठीक है। बहुवरी अलुक दोनों हो तो अलुक तत्पुरुष को करिएगा। बहुवरी अगर अलुक दोनों है सिद्धार्थ जी, तो आप अलुक तत्पुरुष को करिएगा, क्योंकि मेन ही अलुक तत्पुरुष ही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इसमें, आपका संप्रदान तत्पुरुष का ये है, संप्रदान तत्पुरुष, तत्पुरुष ठकुर सुहाती। ठकुर सुहाती मतलब ठाकुरों के लिए जो रुचिकर बातें होती थी उनके बारे में बात कर रहा है। तो डी वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा, मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी नहीं हारो। इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है बताइएगा, चलिए आंसर करिएगा। हाँ वो मुझे परिचय दिख रहा है तुम्हारा, बहुत अच्छा परिचय दिख रहा है, बहुत अच्छा परिचय दिया आपने, सैल्यूट है आपको, बाई गॉड। मतलब मजा आ गया, दिल खुश हो गया हमारा, बहुत बढ़िया। पढ़ती रहो, करते रहो, हमें क्या फर्क पड़ता है, समझाने का काम है, समझा रहा हूं एज ए बड़े भाई के नाते। नहीं समझना तो कोई बात नहीं, मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी ना हारो। मैं कहा चुपचाप पढ़ाई करो, ये मैं क्या दे रहा हूं आपको, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आदेश दे रहा हूं, या मतलब रिक्वेस्टली एक आदर होता है, यहां पे ऑर्डर दे रहा है। मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी ना हारो, कभी नहीं हारो। तो यहां भी क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है बंदा, और जहां पे ऑर्डर दे रहा हो वहां क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर है। अच्छा इसमें आपका मिश्र वाक्य भी है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये आपका मिश्र वाक्य भी है, और ये आपका अर्थ के आधार पे आपका आज्ञावाचक है। संकेतवाचक कैसा होगा, होता है यदि पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, ये संकेतवाचक है। अगर मैंने कहा यदि पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो वहां क्या होता है, बोले सर वहां संकेतवाचक होता है, इच्छावाचक। ईश्वर करे, ईश्वर करे आप सभी चयनित हो जाए, चयनित हो जाए,
देखिए समय बहुत कम है आपके पास, आपको लग रहा होगा कि अभी 29 जून को पेपर है, लेकिन समय कम है, ठीक है। वाह वाह, मजा आ गया। तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय हो, मतलब वो वाला हो गया। तो आंसर आपका ए वाला राइट है, इच्छावाचक में जहां पे इच्छा की जाए, ध्यान रखिएगा। संकेत क्यों गलत है? मन से लगातार कोशिश करो ताकि कभी ना हारो, ठीक है। अगर कहता है यदि मन से कोशिश करोगे तो कभी नहीं हारोगे, यहाँ ऑर्डर दे रहा है, मतलब मन से कोशिश करो ताकि कभी ना हारो, यहाँ संकेतवाचक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है बताइएगा। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, उसने मान लिया कि दोष उसका है, मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। अब देखो कह रहा मेरा मित्र आया एक उपवाक्य हो गया, और हम दोनों सैर करने चल पड़े एक उपवाक्य हो गया। तो जब दो या दो से अधिक उपवाक्यों के बीच में और किंतु परंतु इसलिए तथा एवं अथवा ऐसे शब्द आ जाए, वहां क्या होता है, वहां पे आपका संयुक्त वाक्य होता है। वहां पे आपका क्या होता है बोलो सर, संयुक्त वाक्य होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा उसने मान लिया कि, तो जहां की आ जाए छोटी वाली, की आ जाए, क्यों की आ जाए, जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, अगर ऐसे शब्द आ जाए तो वहां क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, तो बीच में देखो कोई और किंतु परंतु बंधु ऐसा कुछ नहीं है, तो ये कौन सा हो गया बोलो सर, ये आपका सरल वाक्य हो गया। कैसा वाक्य है आपको सर, ये सरल या साधारण वाक्य है। रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, और किंतु परंतु तथा एवं की क्योंकि ऐसा कुछ है, कुछ नहीं है, मतलब ये दोनों क्या हो गए आपके, सरल वाक्य हो गए। मिश्र वाक्य कौन सा है आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, पाकिस्तान भारत की पश्चिमी दिशा में स्थित है, इस वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद होगा बताइएगा। विधानवाचक है, संदेहवाचक है, प्रश्नवाचक है या आज्ञावाचक है। संदेहवाचक। पाकिस्तान अभी भी आतंकी गतिविधि सोच रहा होगा, होगी, संदेहवाचक में आ गया, ठीक है। आज्ञावाचक बता ही चुका हूं मैं आपको। प्रश्नवाचक कौन, क्या, कहां, कैसे, क्यों। विधानवाचक यहां पे होगा, क्यों, देखिए विधानवाचक में जब मतलब क्रिया का होना पाया जाए, क्रिया का होना पाया जाए, या फिर मैंने दूसरी ट्रिक बताई थी कि जानकारी जहां पे मिल रही हो आपको, तो यहाँ क्या दे रहा है, यहाँ जानकारी तो दे रहा है, क्रिया का होना थोड़ी पाया जा रहा है। कह रहा है पाकिस्तान भारत की पश्चिमी दिशा में स्थित है, अब चाहे इसको क्रिया का होना पाया जाना मान लो या फिर जानकारी मान लो, बात एक ही है। किस में आएगा, विधानवाचक में आएगा। कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा होगा बताइएगा। अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा, हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है, यास्कादि आचार्यों ने भी यही माना है, इनमें से कोई नहीं। आज लिटरेचर के कम है, कल से फिर बढ़ा दूंगा यार, कल से फिर बढ़ा दूंगा लिटरेचर के क्वेश्चन, टेंशन मत लो, आप कहो तो। लिटरेचर और पत्र इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा लास्ट तक, टेंशन मत लेना, क्योंकि इन दोनों के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। बाकी व्याकरण कर लोगे, मुझे पता है, डेली क्वेश्चन करोगे व्याकरण, और ये आपका क्या बोलते हैं वो कैब वाला पार्ट हो जाएगा, शब्दकोश वाला, ये दोनों नहीं छोड़ूंगा, एक को क्वेश्चन आपके गलत ना हो, ये पूरी मतलब मैं मेहनत करने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, देखो कह रहा अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा गया, क्या इसमें कोई गलती है, बोले सर नहीं। हिंदी अंग्रेजी का स्थान लेने में समर्थ है, वाक्य है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। यास्काद आचार्यों ने भी यही माना है, बोलो सर ये भी वाक्य सही है। फिर क्या कह रहा है देखो, कुत्ता एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर भौंकने लगा, नहीं, एकलव्य का काला, अगर ऐसे लिखे काला कुत्ता एकलव्य का भयानक शरीर देखकर, नहीं, यहां पे लिखेंगे एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा, कुत्ता भौंकने लगा। यहां पे क्या है, यहां पे आपका पदक्रम संबंधी अशुद्धि है, पद का क्रम गड़बड़ है, समझ गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। कल से लिटरेचर के क्वेश्चन बढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, कम से कम यार कम से कम 8 से समथिंग क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन आए थे ना जूनियर असिस्टेंट में, ऐसे ही रखूंगा। उसने गुरुजी के चरणों में सिर रख दिया, मैं नम्रता के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, वह यहां से सब चीजें निकाल करके ले गया, कहने मात्र से कुछ नहीं होता और इसमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
मैंने आपको अधिकरण कारक में आपको बताया में मतलब क्या होता है, अंदर भाव आता है, पर का भाव क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ऊपर से। तो जब आप मतलब अंदर की बात करो, जैसे आपने कहा घर में कोई है, घर के अंदर कोई है, छत पर कोई है, छत के ऊपर कोई है, ऐसे कहते नहीं। तो यहां कह रहा है उसने गुरु जी के चरणों में, मतलब चरणों के अंदर नहीं, चरणों पर सर रख दिया, सिर रख दिया। मैं नम्रता के साथ आपसे क्षमा मांगता हूं, नहीं, मैं नम्रता पूर्वक या नम्रता से, तो नम्रता पूर्वक लिखोगे और अच्छा रहेगा। मैं नम्रता पूर्वक आपसे क्षमा चाहता हूं, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। वह यहां से सब चीजें निकाल करके ले गया, निकाल कर ले गया। जब आपने लिख दिया तो के लगाने की आवश्यकता नहीं है, पूर्वकालिक क्रिया ऑलरेडी लगी है। आंसर कौन सा होगा, कहने मात्र से कुछ नहीं होता, डी इज राइट आंसर। क्या सभी को क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरे वाह आप आ गए लेकिन राम के साथ सीता नहीं आई। अरे वाह आप आ गए लेकिन राम के साथ सीता नहीं आई। एक रेखांकित ये है और एक रेखांकित ये है और एक रेखांकित ये है, ठीक है। अब आपको बताना इन रेखांकित पदों में अव्यय का सही अनुक्रम क्या होगा, कमेंट करिएगा। चलिए जल्दी जल्दी बता दो। कुत्ता एकलव्य नहीं है, वही चीज है। नहीं, कुत्ता काला भी यहां पे नहीं है। कुत्ता अगर काला करोगे तब भी गड़बड़ हो जाएगा। सीधा कह दो एकलव्य का काला व भयानक शरीर देखकर कुत्ता भौंकने लगा। कौन भौंकने लगा, कुत्ता। अब ये सही हो जाएगा। खैर आ जाओ, आंसर बताओ। अरे वाह आप आ गए लेकिन राम के साथ सीता नहीं आई। अब देखो मैंने आपको खूब अच्छे से बताया है, स्टार्टिंग में शब्द हो और उसके बाद ये चिन्ह लगा है, मतलब एक तो कंफर्म हो गया विस्मयादि बोधक है, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये यहाँ पे देख लेते हैं इसमें से, ये भी है और ये भी है, ठीक है साहब। आप आगे, लेकिन देखिए दो उपवाक्यों के बीच में एक उपवाक्य ये बन गया और एक उपवाक्य पूरा यहां से यहां तक बन रहा है। दो उपवाक्यों के बीच में अगर कोई अव्यय शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसका मतलब ये कट गया, ये समुच्चय बोधक अव्यय। लेकिन अभी और आगे आ जाओ, संबंध बोधक की बात कर रहा है, के साथ, के पहले, के बाद, ये खूब अच्छे से बताया मैंने। ऐसे शब्द हो तो वहां क्या होता है, संबंध बोधक अव्यय होता है। मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ध्यान रखिए। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, समुच्चय बोधक अव्यय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असंगत का चयन करिए। ये जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जिनको आप अगर अच्छे से कवर करोगे तो ये पूरे टॉपिक का निचोड़ है, ध्यान रखिएगा। क्या है मेरे भाई, ये निचोड़ है। कह रहा है ये अव्यय शब्द दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल दो प्रकार के होते हैं। पहला समानाधिकरण, या हम इसको क्या कहते हैं, संयोजक कहते हैं। दूसरा व्याधिकरण, व्याधिकरण, या हम इसको क्या कहते हैं, या हम इसको विभाजक कहते हैं। अब देखो जो समानाधिकरण है इसमें संयुक्त वाक्य वाले योजक आते हैं, और किंतु परंतु तथा एवं इसलिए। और व्याधिकरण में आपके मिश्र वाक्य वाले योजक आते हैं, की, क्योंकि, जो, सो, जैसा, वैसा, ऐसे शब्द आते हैं। ये अव्यय शब्द संयुक्त व मिश्र वाक्य के योजक होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, समानाधिकरण में संयुक्त वाक्य वाले और किंतु परंतु तथा अथवा एवं इसलिए ऐसे आते हैं, ठीक है। और मिश्र वाक्य में क्या आते हैं, कि, क्योंकि, ऐसे वाले शब्द इसी में आते हैं। सब व्याधिकरण में मिश्र वाक्य हो गया, संयुक्त वाक्य ऊपर। तो ये वाली बात सही हो गई। इनका प्रयोग एक ही वाक्य में प्रयुक्त उपवाक्यों को जोड़ने में किया जाता है, बिल्कुल सही। एक उपवाक्य है, एक उपवाक्य है, दोनों को जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया साहब। अब कह रहा है देखो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये दो संज्ञा व सर्वनाम पदों को जोड़ने हेतु प्रयुक्त होते नहीं। ये जो है ये संबंध बोधक की क्वालिटी है। किसकी क्वालिटी है, ये संबंध बोधक अव्यय की क्वालिटी है। संबंध बोधक अव्यय की क्वालिटी है, ये विशेषता है, ये इसकी नहीं है। सी वाला आंसर राइट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आजकल मौसम बदलने लगा है। आजकल मौसम बदलने लगा है। आजकल शब्द जो है, रेखांकित पद का परिचय दे दो जरा, क्या होगा। आजकल के बारे में पूछ रहा है आपसे, जल्दी जल्दी आंसर करो, एकदम लाजवाब लल्लन टॉप क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ के सुनाता हूं। आजकल मौसम बदलने लगा, रेखांकित पद का पद परिचय दीजिए। विशेषण है, मौसम विशेष्य का विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया का विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, बदलने लगा है,
क्रिया का विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, लगा क्रिया का विशेषण। अब देखो समझो, पहले आपने कहा बदलने लगा, ये क्या है? क्रिया है भाई। मौसम बदलने लगा, एक तरीके से ये पूरा क्रिया मान लो। कैसे कब बदलने लगा? तो आपने कहा आजकल। ये क्या बता रहा है? समय बता रहा है। पहली बात तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, दो बचा। अब ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की। क्रिया क्या है? बदलने लगा। बदलने लगा है क्रिया का विशेषण। इसका मतलब आंसर क्या होगा? सी इज राइट। ये वाला कट जाएगा, इसमें भी सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तेंदुआ कौन सा शब्द है भैया, बताइएगा। तेंदुआ कौन सा शब्द है? कमेंट करके बताओ। अगर मैं देशज शब्द की बात करूं तो देशज शब्द के दो भेद होते हैं। किसको किसको पता है? हाथ उठाना जरा। देशज शब्द जो भेद आजकल बहुत पूछता है, देशज शब्द के दो भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से दो भेद होते हैं? एक होता है अनुकरणात्मक, अनुकरणात्मक, और एक कौन सा होता है? एक होता है आपका अनुकरण रहित। अनुकरण रहित। अनुकरणात्मक जो ध्वनि के आधार पर बनाए गए हैं, सुन करके। जैसे आपने कह दिया फड़फड़ाना, फुसफुसाना, फुसफुसाना, चिंगाड़ना, दहाड़ना, ये जो इनको अनुकरणात्मक क्रिया भी कहा जाता है। अनुकरण रहित शब्द कैसे? जैसे आपने कहा जूता, पगड़ी, खिड़की, खिड़की, लूटा, ठीक है ना, लुटिया, और क्या बोलेंगे? घुमक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, ये सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपका इडली डोसा भी इसी में आ जाएगा। इडली डोसा ये भी आपके दक्षिण भारत का है, लेकिन है तो अपना देसी। और तेंदुआ भी इसी में आ जाएगा, मतलब ये कैसा है? देसी है। जूता हो गया, ठीक है, ये सारे इसी में आ जाएंगे। ये देशज शब्द है आपका। सर बलूचिस्तान अलग देश बन गया? अभी कहाँ बना शैलेंद्र जी? अब देखिए, देश कब बनता है? अलग देश तब बनेगा जब कई सारे देश मिलकर के उसे मान लेंगे कि हाँ बलूचिस्तान आज से अलग देश है। अभी तो बलूचिस्तान वाले वो कर रहे हैं। लेकिन एक बेहुदा बीजेपी का नेता है एमपी का, कसम से बता रहा हूँ, सारा बना बनाया उनका इतना अच्छा बनाया मोदी जी ने, बढ़िया अपना संबोधन दिया। संबोधन करने के बाद आकर के वो भाई एमपी में गए, एक लोग एमपी के एक मंत्री हैं, वो गए भाषण दे रहे थे, जोश जोश में ऐसा भाषण दे दिया भाई गॉड, सच बता रहा हूं, जितना इन्होंने बनाया ना उसको ध्वस्त कर दिया उसने। इतना बेहुदा बता रहा हूं, इनको कसम से, इनको पहली बात तो बर्खास्त करना चाहिए मंत्री पद से, ठीक है। उसके बाद जो है इनको ये बताना चाहिए कि तुम बोलते बहुत ज्यादा, तुम्हें इतना बोलना नहीं चाहिए, इतना नहीं कहना चाहिए। सेना को लेकर के कोई भी किसी भी नेता को कभी कोई भाषण नहीं देना चाहिए। तो सेना इज अ रियल हीरो। खैर इधर आ जाओ। कह रहा कर के अर्थ में असंबद्ध, असंबद्ध मतलब जो संबंधित ना हो। और फिर वो हुई हमारे जो भाई बहादुर, जो देश की सोफिया कुरैशी के बारे में, बेशक आपने आपको लगा कि आपने उनके बारे में अच्छा कहा, लेकिन नहीं, आपने बहुत गंदा कहा। आपके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हाई कोर्ट ने तो बोल ही दिया है कि इनके खिलाफ जो है एफआईआर की जाए। एफआईआर तो छोड़ो, इनको मतलब गलत कहने पर मानहानि का दावा ठोकना चाहिए। करोड़ों रुपए का जो है इनका वो करना चाहिए। बहुत पैसा में बलबला गए हैं ये। कर का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। पेनाल्टी लगानी चाहिए करोड़ों रुपए की, कि जो सेना को कहे उसके ऊपर पेनाल्टी कर हो। और जो दूसरे भारत में रह के जो दूसरे राष्ट्र का नारा लगाए उसको जो है बाहर कर दो, जैसे इजराइल ने किया है। इजराइल ने, जानते हो क्या इजराइल का काम क्या है? कि जिसने भी फिलिस्तीन जिंदाबाद बोला, उठा करके फिलिस्तीन का राय ले जाएगा, बस बोलो जाके जिंदाबाद। गाजा में छोड़ दिया, बोलो जाके जिंदाबाद, इधर से मिसाइल फेंक रहे हैं हम। ये भी होना चाहिए। और जो सेना के खिलाफ बोले उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो बीजेपी का कोई बड़ा नेता हो, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ होना चाहिए। उसको जेल में डालना चाहिए सीरियसली। और उसको मतलब करोड़ों रुपए का उस पर जुर्माना लगाना चाहिए कि तुम्हारी औकात कैसे हुई बोलने की। हाथ हो गया। और क्या बोलते हैं? किरण भी बोलते हैं कर को, ध्यान रखिएगा। टैक्स अर्थात शुल्क भी आप बोल सकते हो, शुल्क भी बोलते हैं। हाथी की सूंड भी कहा जाता है, कर इसको भी बोला जाता है। हाथी की जो सूंड होती है इसको भी कर कहा जाता है। तो यहाँ पे जो कांटा है इसको कर नहीं कहेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है मूल शब्द व प्रत्यय का विभाजन अशुद्ध है, इसमें से किसका अशुद्ध है बताइएगा? कठ प्लस औती कठौती, बूढ़ा प्लस औती बुढ़ौती। उसके बाद कह रहा है
एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं सही करूंगा ऐसे। अब बताओ, उसके बाद कह रहा है, नहीं सही है इधर, अब आ जाओ, कान कान प्लस औती कनौती, और नहीं सही किया था मैंने यार, हाँ, और बाप प्लस औती बपौती, या इसमें से कोई नहीं। अब समझना जरा, बाप प्लस औती बपौती सही है, कान प्लस औती कनौती सही है, बूढ़ा प्लस औती बुढ़ौती सही है, लेकिन यहाँ पे आएगा काठ। काठ का मतलब लकड़ी होता है, काठ प्लस औती तब बनेगा ये कठौती। यही वाला गलत था, आंसर आपका ए वाला राइट होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एसएससी न्यू बैच लाऊंगा, परेशान मत हो मेरे दोस्त। कह रहा पर्यायवाची की दृष्टि से वर्ग शुद्ध कौन सा है बताइएगा, इसमें से कौन सा शुद्ध है। सिंह है, पंचानन है, नाहर है, मृगार है, सूर्य, रवि, दिनकर और तरणी है। देखो इस तरणी का मतलब क्या होता है, इस तरणी का मतलब नाव होता है, इस तरणी का मतलब नौका होता है, जिसको उडुप भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको उडुप भी बोलते हैं, इसको जलयान भी कहा जाता है, जलयान, उड्डुप कहा जाता है इसको, उडुप, ठीक है। अग्नि आग का है, पावक है, अनल है, ठीक है, ये आग के पर्यायवाची हैं, ये सूर्य के पर्यायवाची थे। और पिसुन जो है ये किसका है, ये कौवा का पर्यायवाची होता है, कौवा का, या फिर इसको काक कहा जाता है, काक पिसुन भी बोलते हैं, एकाक्ष भी बोला जाता है, एकाक्ष बोलते हैं, इसको कारठ कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये सब किसके, ये उसके। और पिसुन को चुगलखोर भी कहा जाता है, ठीक है। महेश किसका है, शिव जी का है, महेश किसका है, शिव जी का है महेश। लेकिन रमेश किसका है, ये विष्णु जी का है, ठीक है। भूतेश किसका है, ये भी शिव जी का है। सतीश किसका है, ये भी शिव जी का है। केवल यही अंतर है इसमें, ठीक है। तो मृगार, सिंह, पंचानन, नाहर ये किसके हैं, ये शेर के पर्यायवाची। ये वाला आंसर आपका क्या होगा, राइट होगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इज राइट। क्लियर है। क्वेश्चन अगला देखिएगा, कह रहा अनजान सुजान सदा कल्याण, ए किया है, डी किया है, ए किया है, हाँ ए होगा इसमें, डी कहा, इसमें भी ए होगा, शुद्ध इसमें ये वाला है, ठीक है। अगला कह रहा है अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होगा बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करो भैया, समय हो रहा है, तेजी से। देखो, मूर्ख सुजान नहीं होता, ज्ञानी सदैव कल्याण करते हैं, मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, मूर्ख कल्याणकारी नहीं होता है। अनजान सुजान सदा कल्याण, तो मूर्ख सुजान नहीं होता, गलत है, हो जाता है। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मत होते सुजान, तो मूर्ख से सुजान हो सकता है। ज्ञानी सदैव कल्याण करते हैं, ऐसा भी नहीं है, कई ज्ञानी तो भाई साहब, मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, ये बात सही है कि मूर्ख भी खुश, कोई टेंशन नहीं है, और ज्ञानी जो ज्यादा है वही खुश है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान मिल गया, वो वास्तविकता समझ गया। मूर्ख कुछ नहीं जानता, इसलिए वो टेंशन फ्री है। जो बीच वाले हैं हालत उनकी खराब होती है। जो गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है, वो ठीक है भाई, गरीबी है, मजूरी किया, काम किया, खत्म। जो बहुत अमीर है उसके पास बहुत पैसा, बीच में जो ये मिडिल क्लास वाले होते हैं ना, इनकी हालत बुरी होती है। खैर आ जाओ, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित करना है, खून पसीना एक करना, गांठ बांधना, जान पर खेलना, जहर उगलना। आपको बताना है आंसर कौन सा सही होगा। और आपके क्या बात करते हो यार सिद्धार्थ जी, कैसे, मतलब कौन सा लॉजिक लगाया, नो नो, राम के इस, राम के इस हैं वही, अच्छा राम के इस हैं वही रमेश है, अच्छा, अर्थात भगवान राम ने शिव जी को अपना भगवान माना था। अच्छा जी, तो हम उनको रमेश कह दें क्या। रमेश का मतलब होता है रमा के ईस। अब आपको ये भी ज्ञान दे देता हूं मैं, आ जाओ। रमेश जब तोड़ोगे तो यहां से निकलेगा रमा, उसके बाद निकलेगा ईस। रमा का मतलब होता है लक्ष्मी जी, ठीक है। ईस का मतलब होता है ईश्वर। तो जो लक्ष्मी जी के ईश्वर है, गुण संधि का उदाहरण है, जो लक्ष्मी जी के ईश्वर है। तो आप लॉजिक गलत लगा रहे हैं, वहां पे वो लॉजिक नहीं लगी। खून पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, गांठ बांध लेना, खूब अच्छे से याद कर लेना, जान पर खेलना, साहसिक कार्य करना, और जहर उगलना, अपमानजनक बातें करना। तो डी का चौथा सब में है। अच्छा इधर आ जाओ, पहले का दूसरा किस में है, ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद कह रहा बी का तीसरा किस में है, यहाँ पे है, आंसर आपका ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य कथन बताइएगा। ये पत्र वाला है, अब व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असंगत कथन बताइएगा, ठीक है। कह रहा इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं, इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं,
इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं। इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। देखो साहब, अगर मैं पत्र की बात करूं तो दो होते हैं, फॉर्मल अनफॉर्मल, यानी कि औपचारिक पत्र और आपका अनौपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो भाई शासकीय पत्र जिनको बोलते हैं, सरकारी पत्र, सरकारी शासकीय या व्यापारी पत्र। अनौपचारिक ये आपके व्यक्तिगत पत्र होता है, व्यक्तिगत पत्र, मित्र को दे रहा है, पिता पुत्र को दे रहा है, पुत्र पिता को दे रहा है, गुरु शिष्य को दे रहा है, शिष्य गुरु को दे रहा है, तो ये वाले पत्र हो गए। तो इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं भाई, गुरु शिष्य को भी लिखता है। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखा जाता है, बिल्कुल शिष्य गुरु को करता है, बच्चे जो है अपने माता पिता को लिखते हैं। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा डी वाला आंसर यहाँ पे नहीं होगा। पूछो काहे नहीं होगा? इन पत्रों में आपसी संबंध का कोई प्रभाव पत्र पर नहीं पड़ता। काहे नहीं पड़ता भाई? व्यक्तिगत पत्र है, अगर आपसी वो नहीं पड़ेगा तो कैसे काम चलेगा? तो आपसी संबंध का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अब ये तो उसी क्वेश्चन का निचोड़ हो गया, उसी क्वेश्चन का निचोड़ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। अनौपचारिक की बात कर रहा है। देखो, मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र शिकायत पत्र होता है, ये आपका औपचारिक पत्र है, शासकीय पत्र है। ठीक है, गांव में पुस्तकालय खुलवाने हैं तो जिला परिषद के अध्यक्ष, ये भी आपका प्रार्थना पत्र है, औपचारिक पत्र में आएगा। प्रधानाचार्य को 2 दिन के लिए अवकाश, ये भी आपका औपचारिक पत्र है, ये भी आपको प्रार्थना पत्र में आएगा। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए मित्र को लिखा गया पत्र, ये व्यक्तिगत पत्र होता है, ये आपका अनौपचारिक पत्र होता है, इसमें औपचारिकताएं नहीं होती। इसमें ये भी लिख सकते हो कि मेरी, मान लो कोई छोटा बच्चा है तो मेरी बुआ की शादी में जुलूल जुलूल आना, मेरी ऐसे बोलते ना बच्चे लिखते हैं, मेरी दीदी की शादी में जुलूल जुलूल आना, तो वो जुलूल जुलूल कोई औपचारिकता नहीं है, तो इसीलिए इसको अनौपचारिक पत्र कहा जाता है। इससे अच्छा एग्जाम्पल और मैं क्या दे सकता हूं आपको, बताओ। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म आपको बताना है, कौन सा होगा, कमेंट करके बताइएगा। कह रहा है कि तरणी है, द्रोणी है, उडुप है, नाव है, पाशहस्त है, सावित्रेय है, कृतांत है, बलराम है, अंबसार है, अंबसार, इंदुमणि, प्रवाल, ये सब मोती के हैं। और कह रहा है सलिलेश, क्षीरद और अर्णव और ये सब समुद्र के। कह रहा है कौन सा असंगत है बताना है, मतलब 3 मिलान है, 3 तो मिले हुए हैं, एक असंगत है, कौन सा असंगत है बताइएगा। नींद लग रही है तो मेरे भाई सो जाओ, सिद्धार्थ जी। चलिए जी, आंसर करिएगा सभी लोग। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में असंगत युग्म बताइएगा, कौन सा गलत है ये बताइएगा, प्लीज कमेंट करिएगा। अंकित राजपूत जी, मधुलता जी और अब्दुल कादिर साहब, मोनू कुमार जी, मिस्टर सिद्धार्थ। अगर नींद खुल गई हो या मान लो करने का मन हो तो कर दो, नहीं करने का मन है तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ब्राजील आ जाओ तुम भी। चलिए आंसर करिएगा सभी लोग। देखो, तरणी है, द्रोणी है, उडुप है, ये सब नाव के पर्यायवाची, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सलिलेश, सलिल के जो ईस है, क्षीरद, अर्णव, ये सब समुद्र के पर्यायवाची। अंबसार, इंदुमणि, प्रवाल, ये मोती अर्थात मौक्तिक के पर्यायवाची। सावित्रेय और कृतांत ये किसके पर्यायवाची हैं? ये यमराज के पर्यायवाची। ठीक है, बलराम जी को रेवती रमण कहते हैं, रेवती रमण बोलते हैं। ठीक है, इनको हलधर कहा जाता है, हलधर, बलदाऊ भी कहते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, पाशहस्त, ये किसका है? ये आपके वरुण देव जी का, ये वरुण देव जी का, वरुण लिख दिया, वरुण जी का जो है वो है। बी वाला आंसर राइट होगा, यही असुमिलित है, बाकी सारे